नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की क्या हैं अहम खबरें बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिया साक्षात्कार। कहा, भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। पीएम ने कहा, धार्मिक आधार पर आरक्षण मंजूर नहीं। कांग्रेस और ममता बनर्जी पर ओबीसी का हक मुसलमानों को देने का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 58 सीटों पर मतदान जारी। पहले 2 घंटे में 10.82% मतदान हुआ। ओडिशा में 42 विधानसभा सीट पर भी वोटिंग जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई दिग्गजों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। अंतिम चरण के लिए विपक्षी पार्टियों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी और आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। उत्तर भारत समेत देश के अधिकांश हिस्सों में आसमान से बरस रही है आग। राजस्थान में भीषण गर्मी के चलते 4 लोगों की मौत। चिकित्सकों ने लोगों को अनावश्यक घर से ना निकलने की दी सलाह। और चक्रवाती तूफान रिमाल के कल तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पहुंचने की आशंका। चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के साक्षात्कार को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के समय भी वही केंद्रीय एजेंसियां थीं, लेकिन पिछले 10 सालों में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए नकद पकड़े हैं। पहली बात है कि देश को गर्व होना चाहिए कि एक सरकार ऐसी है कि जिसका करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है। दूसरा, ये सरकार ऐसी है कि जिस डिपार्टमेंट के पास जो काम है उसको करना पड़ता है। अगर किसी को सफाई का जिम्मा है तो वो सफाई करनी पड़ेगी। भाई तुम घर पे सो नहीं सकते हो, तुम्हें समय पर बस चलानी है तो बस चलानी पड़ेगी। तो एक गवर्नेंस में हर एक को अपना अपना काम ढंग से करना चाहिए। ये डिसिप्लिन लाने का मेरा प्रयास है। उसमें ईडी डिपार्टमेंट भी आता है, उसमें सीबीआई भी आता है, उसमें विजिलेंस भी आता है। सारे डिपार्टमेंट हर एक को काम करना होता है। यही सरकारें थी पहले, यही स्ट्रक्चर था, यही अफसर थे, यही पद थे, यही तनख्वाह था, यही फाइलें थी, यही प्रक्रिया थी। 10 साल में 2004 से 2014 प्रधानमंत्री भी थे और सुपर पीएम भी थे। रिमोट से सरकार चलती थी। 34 लाख रुपये उन्होंने जब्त किए थे। इसका मतलब डिपार्टमेंट सोया पड़ा था, कुछ करता ही नहीं, देश चिल्लाता था। और सरकार भी वो गई तो करप्शन के मुद्दे पर गई। जी, हम आए, हमने कहा भाई ये कुछ नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। 2200 करोड़ रुपया पकड़े कैश। अपने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूं कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। संविधान निर्माताओं ने इस मुद्दे पर बहुत गहरी चर्चा की है। चर्चा कर करके संविधान सभा ने जो संविधान बनाए वो कहता है कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर एक बार टुकड़े हो चुके हैं, अब इस देश को ज़्यादा टुकड़े नहीं होने देना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही कहा, जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा, बाकी भी संविधान के सभी सदस्यों ने, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने कहा। मेरा कहना है कि हमें संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में रक्षण करना चाहिए। हमें इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। मेरा मुद्दा है धर्म को आधार बनाने की जो प्रवृत्ति चली है उसके खिलाफ है। भारत का संविधान हर एक नागरिक को समान रूप से देखता है, लेकिन फलाने धर्म के हो इसलिए मिलेगा,
ये इस देश में नहीं चल सकता। तो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए, कहा प्रधानमंत्री ने। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद के दर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के फिलॉसफी को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि फेडरलिज्म में केंद्र के द्वारा राज्यों के बीच अन्याय नहीं होना चाहिए। केंद्र के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच बहुत ही सीमलेस संकलन होना चाहिए। मेरा उस दिशा में प्रयास होता है। कोविड में आपने देखा, मैं हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सबको साथ लेकर के चलाने की कोशिश कर रहा था। G20 में आपने देखा, सभी राज्यों को अवसर दिया, मैंने सभी राज्यों को जोड़ा। कुछ राज्यों ने मदद की, कुछ राज्यों ने नहीं की, लेकिन हमने कोशिश पूरी की। कुछ राज्यों ने कहा हम खर्चा नहीं करेंगे, फिर भी हमने कहा भाई तुम्हारी फ़ोटो लगाओ, तुम जाके बैठो, तुम्हारी फ़ोटो निकले। हाँ, क्योंकि हमने क्योंकि दुनिया में एक अच्छी छवि गई हमारी, तो हमारी कोशिश रहती है सबको साथ रखें। साथ ही चुनावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश आएगा और चुनाव के बाद हंगोने की संभावना से इनकार किया। उन्होंने खान मार्केट गैंग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के आखिरी चरणों में गैंग के लोग होने का शगुफा छोड़ने में नाकाम रहे। ये जो खान मार्केट गैंग टाइप लोग होते हैं, वे चुनाव के आखिर में एक शगुफा छोड़ते हैं कि हंग बनेगी, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। कम से कम इस बार ये हिम्मत कोई कर नहीं रहा है। वरना मैं सोच रहा था कि शायद जब 20 दिन बाकी होंगे तो ये मैदान में आ जाएंगे, सब हंग होगा, फिर चर्चा यही हफ्ते भर चलेगी। इस बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस विवादों में रख करके अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश की है। इस बार आपने उन्हें 400 की फिरकी में भी उलझा दिया ना। हमने उलझाया नहीं है जी। देश की जनता का निर्णय हम समझते हैं। हम देश की जनता की आंखों में वो ताकत देखते हैं और उसको जनता ही अपने शब्दों में कहती है। हम तो इको इफेक्ट देते हैं, ये है तो आवाज़ जनता की। तो स्पष्ट जनादेश की भी बात यहाँ प्रधानमंत्री ने की और साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का भला तब हो सकता है जब इसकी आलोचना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छी सरकार चलाने के लिए आलोचना जरूरी है। लोकतंत्र का भला इसमें है कि आलोचना हो, लेकिन आलोचना के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मानो अगर मोदी ने कहा कि भाई मैंने 4 करोड़ घर बनाए, तो आलोचना करनी है तो भाई सचमुच में 4 करोड़ बने क्या, इस गांव में इतने कहे थे तो बनो क्या, बने वो जो क्वालिटी बताते थे वो क्वालिटी वाले बने कि नहीं बने, जिसको पैसा देना था उसको उतना पैसा मिला कि नहीं मिला, क्या बीच में कोई बिचौलिया खा, सारा स्टडी करना पड़ता है। वो नहीं होता है। और इसलिए जो लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से, दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सदन में भी ऐसे लोग चुन करके आए जो विपक्ष में हो, मेहनत करे, अच्छा स्टडी करे, सरकार की कमियों को निकाले, तो देश का भला होगा। तो कमियों को निकालकर ही देश का भला हो सकता है, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि अब दिन चले गए जब सामान्य लोगों को परेशान किया जाता था। अब पूछा जाएगा कि आप कमाते नहीं हो तो इतना रुपया आपके पास आया कहाँ से, और इस जांच में पहले नेताओं को ही आना चाहिए। जहाँ तक एक्सरे का सवाल है, सरकार उनसे पूछेगी भाई कि बताइए भाई आप कुछ कमाते धमाते हो नहीं, तो इतने रुपये आए कहाँ से। सिर्फ आप उनके चुनाव के जो नामांकन पत्र है उसके अमाउंट का एनालिसिस करो ना। बहुत सारे नेता लपेटे में आएंगे सर। भाई कोई नेता ही पहले आने चाहिए। ये देश के सामान्य मानवियों को परेशान करने के जमाने चले गए। सबसे पहले ऊपर से ही होना चाहिए, सबसे पहले मोदी जवाबदेह होना चाहिए, ये मेरा मत है। तो सबसे पहले जवाबदेही होनी चाहिए नेताओं की, और खुद कभी उन्होंने इसमें जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर हुए हमलों पर कहा कि विपक्ष ने देश के बड़े नेताओं पर हमले किए। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सब जनता जनार्दन पर छोड़ दिया है और वे अपने काम में लगे हुए हैं। सरदार पटेल के लिए क्या क्या बोलते थे लोग,
कैसी भद्दी भाषा में उनका वर्णन करते थे, उनके कपड़ों के लिए, उनके बैठने उठने के तरीके के लिए। ये वही लोग हैं, महात्मा गांधी के लिए भी कुछ भी उटपटांग बोलते थे। ये वो लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को भी ऐसा ही कहते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का भी वही हाल कर देते युद्ध के कारण, और उनके बहुत ही अचानक मृत्यु के कारण वो बच गए। बाकी मोरारजी भाई तो इसी छवि बना दी, तो पेशाब पीता है, पेशाब पीता है, पेशाब पीता है, दुनिया भर में यही छवि बना दी। जबकि मोरारजी भाई सबसे उत्तम तरीके से फाइनेंस को मैनेज किया था, महंगाई को कंट्रोल करने में सबसे सफल प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन बदनाम करके रख दिया। देवेगौड़ा जी आए तो कैसी छवि बना दी, ये तो सोते रहते हैं, ये तो सोते रहते हैं, ये तो सोते रहते हैं। तो इन्होंने इस देश में एक भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बड़ा नहीं होने दिया, उस परिवार से कोई बड़ा होना नहीं चाहिए। ये लगातार उनके षड्यंत्र का हिस्सा है। मुझे भी जूझना पड़ रहा है, लेकिन मैं अपने काम में समर्पित हूँ, तो मैंने सब कुछ जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज़ के साथ जो खास बातचीत की, उसमें से खास अंश जो हैं वो फिलहाल आपने यहाँ देखे, सुने और जाना उनकी क्या राय है अलग अलग मुद्दों पर। वहीं खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। खासतौर से लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अगर बात की जाए तो इसके तहत देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 58 लोकसभा सीटों पर जोर शोर से मतदान जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे तक इन सभी लोकसभा सीटों पर करीब 10.82% मतदान दर्ज किया जा चुका है। शुरुआती 2 घंटे में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 16.54% मतदान दर्ज हुआ। वहीं सबसे कम मतदान ओडिशा में दर्ज किया गया। ओडिशा में सुबह 9 बजे तक 7.43% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 12.33%, झारखंड में 11.74% मतदान दर्ज किया गया। इसके साथ साथ बिहार में 9.66%, तो जम्मू कश्मीर में भी 8.89% मतदान दर्ज हुआ सुबह 9 बजे तक। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ 8.94% और हरियाणा में 8.31% वोटिंग दर्ज की गई। सुबह 9 बजे तक करीब अगर देखा जाए तो 11% के आसपास जो वोटिंग है वो दर्ज की गई है। इसके साथ साथ अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो सुबह 9 बजे तक उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर 10.15% और पश्चिमी दिल्ली में 9.72% मतदान दर्ज किया गया। वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ 8.99% रहा, जबकि दक्षिण दिल्ली में 8.88% और वहीं पूर्वी दिल्ली में 8.82%, जबकि चांदनी चौक में 7.83%। इसके साथ ही नई दिल्ली की भी अगर बात करें तो यहाँ 7.04% मतदान दर्ज हुआ है सुबह 9 बजे तक। और इस छठे चरण के चुनाव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी इस मतदान केंद्र पर मतदान करने। साथ ही अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तो उन्होंने भी लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज दिल्ली स्थित नॉर्थ एवेन्यू मतदान केंद्र जाकर अपना मतदान किया। मतदान के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने आम जनता से भारी संख्या में मतदान करने और बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की अपील की। मताधिकार दायित्व भी है, ताकत भी है। भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय, प्रभावी लोकतंत्र है। दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो दुनिया के लिए एक मिसाल है कहते नजर आए उपराष्ट्रपति। वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी दिल्ली में एक मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में हर खास और आम जो हैं वो लगातार आज इस मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए नजर आ रहे हैं।
और खासतौर से राजधानी दिल्ली में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में चाहे दिव्यांग मतदाता हों, बुजुर्ग या फिर पहली बार के मतदाता, सभी अपना वोट डालकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दिल्ली में मतदान का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली के मतदाता हैं वो काफी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह से सुबह से आज मतदान आरंभ हुआ है, इसी तरह से पूरा दिन मतदान रहेगा। पहली बार के युवा मतदाता हैं, बात करते हैं। कैसा लगा आज फर्स्ट टाइम वोट किया है? बहुत अच्छा लगा। कितना बेसब्री से इंतजार था आपको? बहुत ज्यादा। फर्स्ट टाइम वोटिंग के लिए तो इंतजार था। और क्योंकि देश के विकास के लिए हमारा सबसे पहला धर्म बनता है, जब हम सारे कामों को, अपने कामों के लिए जब हम सुबह जगते हैं और दूध लेने के लिए जाना हो, बच्चे को छोड़ने जाना हो, तब हम सवेरे जल्दी जगने की मन बना लेते हैं। तो देश की बारी हो तो सबसे आराम और लेट सबसे लास्ट में क्यों? हमको लगता है देश जब पहले हमारा, तो देश के प्रति धर्म भी हमारा, कर्म भी हमारा पहले होना चाहिए। बुजुर्ग मतदाता हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना जरूरी है वोट डालना? आपने आज वोट डाला है? वोट डालना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पे आर्थराइटिस से फिर भी हम आए, जिम्मेदारी है और इसको निभाना ही चाहिए। वोट डालना एक जिम्मेदारी है और एक आपका फर्ज है, क्योंकि अगर आप वोट नहीं डालते हो तो आपका कोई हक नहीं है कि आप प्रशासन को या किसी को बाद में दोष दें। दिल्ली के मतदाता आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह 7 बजे से लगातार वोटिंग दिल्ली के अंदर हो रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर कुल 162 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1,52,1936 मतदाता करने जा रहे हैं और ये उत्साह पूरी दिल्ली के अंदर इसी तरह से देखने को मिल रहा है। लोगों में पूरा उत्साह का माहौल है। लोकतंत्र के इस पर्व में लोग जमकर अपनी भागीदारी निभाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो हर कोई अपनी भागीदारी यहाँ निभा रहा है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया इस बूथ पर जाकर। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति, जो कि पहुंचे थे वोट डालने के लिए। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुफ्त बिजली योजना की तुलना करते हुए कहा कि हमारा विकास मॉडल अलग है। भाजपा दूरगामी लाभ योजना पर काम करती है, जैसे कि सूर्य योजना। आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे। अरे भैया, आपके पास अगर अपने ग्रैंडफादर की संपत्ति हो तो देना, बट कर्ज पे, डेट पे सरकार चलाना जैसे पंजाब में कर रहे हैं, तो हमारा मॉडल क्या है मोदी जी का? आप हमसे आके सब्सिडी लीजिए, उस सब्सिडी को इस्तेमाल करके अपने आवास के ऊपर सोलर पैनल बनाइए। उस सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, 300 यूनिट बिजली के आप ले लीजिए, उसमें मुफ्त आप यूज़ कर लीजिए। बाकी आप ईवी स्टेशन लगा दीजिए अपने घर के नीचे। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपने बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ दिल्ली स्थित निर्माण भवन मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के बाद राहुल गांधी ने जनता से घरों से निकलकर मतदान करके लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने की अपील की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, जिन्होंने इस मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाला। वहीं अगर बात करें दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज की, तो उन्होंने भी दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाला। और इसके साथ ही आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने भी मतदान किया। वहीं आप सांसद स्वाति मालीवाल ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में अपना मतदान किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्वाति मालीवाल, जो कि पहुंची थी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, वोट डालने के लिए। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने अपने पिता के साथ मतदान केंद्र जाकर मतदान किया। मतदान के बाद बांसुरी स्वराज ने आम जनता से भारी संख्या में घरों से निकलकर अपने बहुमूल्य मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज की सुपुत्री हैं। साथ ही पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने नई दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित स्वामी दयानंद सर्वोदय कन्या विद्यालय में अपना मत डाला। मतदान के बाद गौतम गंभीर ने लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की।
इसके साथ ही चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी दिल्ली में एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो छठे चरण के लिए लगातार वोटिंग जारी है सुबह 7 बजे से ही, और इसी के तहत हर आम और खास जो हैं वो वोट डालते नजर आ रहे हैं। और ये चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो कि पहुंचे थे मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए। 58 सीटें हैं जिन पर लगातार जो वोटिंग है वो चल रही है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें हरियाणा की, तो यहाँ लोकसभा के छठे चरण में मतदान जारी है। सभी 10 सीटों पर जो मतदान है वो किया जा रहा है। रेवाड़ी में भी मतदाता बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। रेवाड़ी के एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। हरियाणा में छठे चरण के मतदान के मद्देनजर 10 सीटों में वोट डाले जा रहे हैं। और आप देखिए इस समय हम रेवाड़ी में मौजूद हैं। राव इंद्रजीत की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके ऑपोजिट में राजबब्बर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। किस तरह से इस गांव में यहाँ पर इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया जा रहा है। यहाँ पर सुबह से ही इस तरह की सजावटें चल रही हैं। पूरा का देहात इलाका है और ये युवा जो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर अभी से ही जुटने लगे हैं। तो ये दिखा रहा है लोकतंत्र के इस पर्व में कितनी खुशी है। और ये मेरे पीछे आप मतदान केंद्र देख सकते हैं, लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों के रिएक्शन भी लेते हैं। सर, छठे चरण के मतदान है, लोकतंत्र का पर्व है, कितना उत्साह है, कैसे देखते हैं अपने वोट को? उत्साह तो है ही। तो विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि मैं इस विषय को लेकर के वोट कास्ट करने जा रहा हूँ? विकास के कई मुद्दे हैं। देश की सुरक्षा से रिलेटेड है और इकोनॉमी से रिलेटेड है। पहली बार वोट करने का एक अलग मज़ा होता है। अपने दोस्तों को क्या कुछ लोगों को बोलेंगे कि वो लोग भी आएँ? काफ़ी गर्मी भी है, सुबह सुबह आप लोग आ गए। हाँ, सबसे फर्स्ट एक्साइटमेंट तो मुझे हाथ पे वो निशान की है सबसे फर्स्ट तो, और सेकेंडली फ्रेंड्स भी आएंगे। लोकतंत्र का पर्व है, छठे चरण का चुनाव है, 10 सीटों में मतदान जारी हैं। ऐसे डिफरेंट बूथ से आपको अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलेंगी। कैमरा भीम के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, रेवाड़ी, हरियाणा। तो रेवाड़ी में किस तरीके से मतदान जारी है उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। इसके अलावा हमारे जो संवाददाता हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अमरिंदर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, अनंतनाग से ऋषि और रांची से दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ऋषि, आपके पास में आना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो अब से पहले माना जाता था, एक अलग हिस्सा इसको मान लिया जाता था, लेकिन अब एक जुड़ाव हो रहा है। आज के समय में जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर उभर रहा है। जब हम खासतौर से मतदान की बात करते हैं, वोटिंग की बात करते हैं, पिछले चरण में भी हमने देखा किस तरीके से वोटिंग हुई, लेकिन आज की जो वोटिंग है, क्या कुछ खास आपको नजर आ रहा है वहाँ? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज का जो मतदान है, कह सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों ही इलाकों में हो रहा है, क्योंकि जो लोकसभा का जो क्षेत्र है वो जम्मू का भी है और कश्मीर का भी है जी। अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र पर जब आज मैं सुबह से मतदान की जो रफ्तार देख रहा हूँ, लोगों का जो मूड देख रहा हूँ और जो यहाँ पूरी भावना दिखाई दे रही है, मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि कश्मीर देश के किसी भी हिस्से से किसी भी मामले में पीछे है। क्योंकि यहाँ पर जो मतदान करने का जो तरीका है, पहले क्या रहा था, हमें इस बात से ज़्यादा इस बात पर गौर करना चाहिए कि आज क्या हो रहा है। आज पूरी तरीके से हर कश्मीरी अपने वोट डालने के लिए आतुर है और वो बड़ी बड़ी कतारों में हमने देखा है। सुबह से ही मैंने ग्रामीण इलाकों में जाके भी देखा। इस समय हम खानबल के जो शहरी इलाका है अनंतनाग का, उस बूथ पर हूँ और ये एक मॉडल बूथ के रूप में यहाँ पर सजाया भी गया है। ऐसे में यहाँ पर हमने देखा है महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अच्छी तादाद में घरों से निकलकर वोट कर रहे हैं। और हमने देखा जो आंकड़े हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके का मतदान है। 9 बजे तक करीब 9% मतदान हो चुका था। और अगर हम इस समय बात करें जिस बूथ पर हूँ, तो मेरे पास जो आंकड़े हैं, एक बूथ पर करीब 16%, 15 से 16%, और दूसरे पर 12% के आसपास मतदान हो चुका है। ये इस बूथ की सिचुएशन है। और अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो तकरीबन 11% के आसपास मतदान हो चुका है, जो आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से आंकड़े आना बाकी है, लेकिन जो पूरा ट्रेंड है, जो हम सुबह से अगर किसी भी इलाके के मतदान की जो ट्रेंड को महसूस करते हैं और हर जगह पर जाकर जब देखते हैं,
तो उससे पता चलता है कि मतदान किस तरीके का चल रहा है। जी। ये हमने कहीं से भी बदलाव नहीं, अंतर नहीं देखा है देश के अन्य हिस्सों में या कश्मीर में। यहाँ जो माहौल है पूरी तरीके से खुशनुमा माहौल में, सुरक्षित माहौल में कश्मीरी लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए इस तरह का जो विश्वास है अब आम नागरिकों के जहन में है और इसी वजह से वो लगातार मतदान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड की अगर बात की जाए दिवाकर, इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी हैं और खासतौर से जो पिछले चरण थे तो उनमें तो हमने जो झारखंड की एक संस्कृति है, लोक संस्कृति, उसको भी अपने दर्शकों को दिखाया था। आज की फिलहाल अगर बात की जाए जिन 4 सीटों पे जो मतदान है वो चल रहा है, किस तरह की तस्वीरें वहाँ पर? में हमेशा से संतोषजनक और उत्साहवर्धक नतीजे भी देते हैं और मतदाताओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची में आज वोटिंग है, शहरी इलाकों में वोटिंग है और एक हमेशा से शहरी इलाकों के लोगों पर एक दाग रहा है कि वो घरों से बाहर नहीं निकलते बल्कि मतदान के दिन छुट्टियां मनाते हैं। लेकिन अभी तक शुरुआती 4 घंटे के जो परिणाम झारखंड में दिख रहे हैं वो काफी उत्साहजनक है। अभी तक करीब 25% वोटिंग झारखंड में हुई है और शहरी इलाकों में खासा अच्छा जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए निकल रहे हैं और हर किसी में उत्साह है, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, महिलाएं हो और फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं, सभी में उसी तरीका का उत्साह देखने को मिल रहा है। और अभी जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक जो ग्रामीण इलाके के जो विधानसभा क्षेत्र है, चाहे ईचागढ़ हो चाहे दूसरे इलाके के जो क्षेत्र है जो रांची लोकसभा क्षेत्र में पड़ते हैं, वहां करीब 35% से ज्यादा मतदान हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के लिए झारखंड ने इस बार फिर नजीर पेश किया है। हमारे साथ देखिए कई मतदाता खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके का उत्साह उनके मन में और क्या सोचकर उन्होंने वोट किया है। क्या सोचकर वोट किया आपने? हमने यही सोचकर वोट किया है कि रांची में हमें पूरा डेवलपमेंट मिले और जो अधूरे काम रह गए उन्हें पूरा किया जाए। तो अधूरे काम को पूरा किया जाए। हमारे साथ एक व्हील चेयर से दादी आई हैं ये वोट करने के लिए और सोचिए कि कितनी गर्मी के बावजूद देखिए पसीने सर पे बह रहे हैं लेकिन उन्होंने वोट करने का सोचा। क्या सोच के वोट किया आपने? तो ये एक उत्साह, आप भी वोट करने आए हैं अंकल, क्या है? देश में मजबूत और स्थिर सरकार के लिए हम लोग वोट देने आए। तो देश में स्थिर और मजबूत सरकार, क्या सोच के आप वोट देने आई हैं? यही ये हम देश में मजबूत सरकार हो। मजबूत सरकार, क्या सोच के आप आए? हाँ, देश में बेरोजगारी या महंगाई के कर दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं। तो देश में महंगाई और बेरोजगारी दूर हो और फर्स्ट टाइम वोटर्स के भी चेहरे पे देखिए आप जरा अपना विनिंग साइन दिखाइए। यस, तो देखिए ये एक उत्साह है। क्या सोच के? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार वोट किया है। हमारी युवक कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा हो, डेवलपमेंट हो। क्या सोचा? वही प्रगति हो देश का, तो इसीलिए वोट किया है। तो देश का प्रगति हो ये सोचकर इन लोगों ने वोट किया है। क्या सोच के आपने वोट किया है? यूथ के नजरिए में क्या है? क्योंकि आगे आने वाला जनरेशन कॉर्पोरेट का है तो आई गेस कि कॉर्पोरेट में जो रिसेशन है, स्टेबिलिटी नहीं है, उसको ये हमारी सरकार युवा को समझे। बिकॉज 90% पॉपुलेशन तो युवा ही है। तो उनको युवाओं का दुख दर्द समझे वैसा ये प्रतिनिधि चुनेंगे ये सोचकर हमारे यूथ ने वोट किया है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने और इलेक्शन कमीशन ने देश भर में जो जागरूकता कैंपेन चलाया था उसका भी असर निश्चित तौर पर दिख रहा है। और पहली बार जो मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए, उनमें भी गजब का उत्साह मुकुल देखने को मिल रहा है। और वो तस्वीरें सुबह से मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बयान कर रही है। गर्मी के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और दिन भर मतदान का जो स्लोगन है वो निश्चित तौर पर मतदाताओं के जेहन में है और वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी मुकुल जी बिल्कुल, इस बार दिन भर मतदान और वही हमें नज़र भी आ रहा है। फिलहाल आमरीन जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क अगर हमारा हो पाता है। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ की सभी 7 सीटों पर जो वोटिंग है वो जारी है और इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से राजधानी दिल्ली में भी जो वोटर्स हैं वो लगातार अपना जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आमरीन, जानना चाहेंगे आपसे अभी तक किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो राजधानी दिल्ली से नज़र आई हैं, क्योंकि जब मतदान प्रतिशत को हम देखते हैं धीरे धीरे उम्मीद है उसमें कि और इजाफा होगा, लेकिन ना सिर्फ जो खासतौर से राजधानी दिल्ली के जो VIP एरियाज़ हैं वो बल्कि जो आम नागरिक हैं वो कैसे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए दोबारा हम कोशिश करेंगे उनके साथ जुड़ने की, लेकिन उससे पहले यहाँ ऋषि आपके पास मैं आना चाहूँगा, क्योंकि जब जैसा आप हमें बता रहे थे कि यहाँ जब मुकाबले को हम देखते हैं तो क्या यहाँ संभावना त्रिकोणीय मुकाबले की जा सकती है? जो परिणाम है हालांकि वो तो 4 तारीख को आएगा, लेकिन जिस तरीके से जो आकलन जो बताता है, जो जानकार हैं उनकी माने तो किस तरह का मुकाबला इस सीट पर नजर आएगा? ठीक है, चलिए ठीक है ओके। जी ऋषि।
लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे में 20 उम्मीदवारों में से कहेंगे कि कौन कितने ज़्यादा दमखम के साथ है, ये तो खैर आज जैसा कि आपने कहा कि 4 तारीख को ही तय होगा, लेकिन इसमें चाहे वो एनसी हो या पीडीपी हो, उनकी तरफ से चुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ा गया। और इसमें महबूबा मुफ्ती जो है पीडीपी की जो मुखिया हैं, वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है जी। और जिस तरीके से अपना दल है, अपनी पार्टी है, उसकी तरफ से भी उम्मीदवार जो हैं वो अपने दमखम के साथ चुनाव लड़े हैं। तो वहीं पर चौथे उम्मीदवार को अगर हम देखें जो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की तरफ से भी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कोशिश की कि मुकाबले में वो आएँ। इस पूरे इलाके को समझने के लिए ये भी देखना होगा कि जो पूरी की पूरी कंस्टिट्यूएंसी है उसका पहले की तुलना में इस बार जो डेमोग्राफी है वो चेंज हुई है, क्योंकि इलाके चेंज हुए हैं जी। पुंछ और राजौरी पूरी तरीके से जम्मू के इलाके हैं और इन जम्मू के इलाकों में जो आबादी है, खासतौर से जो पहाड़ी आबादी है, उनको एक सबसे बड़ा लाभ ये मिला कि इस बार उनको आरक्षण का लाभ मिला और जो अनुसूचित जनजाति में उनको शामिल किया गया, तो उसके बाद वो समुदाय भी बहुत ज़्यादा उत्साहित है वोट करने के लिए। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, पुंछ और राजौरी इलाकों में मतदान ज़्यादा मात्रा में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आंकड़ों के बाद तय हो पाएगा, क्योंकि अनंतनाग में भी हमने देखा है शहरी इलाके में काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह है और वोट करने को लेकर वो लोग हमने देखा है घरों से निकलकर मतदान सुबह से ही। ग्रामीण इलाकों में हमने शुरुआत में बिल्कुल, यानी कि उत्साह जो है वो देखा जा रहा है, तो बहुत खास अंतर नहीं है ग्रामीण और शहरी इलाकों में। जी दोनों ही जगह पर बराबर का उत्साह है जी। और आइए अब राजधानी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं। अमरिंद का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरिंद, हमने जम्मू कश्मीर की तस्वीरें देखी, झारखंड की तस्वीरें दिवाकर ने हमें दिखाई। राजधानी की अगर हम बात करें, राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं और मतदाताओं में किस तरह का उत्साह? राजधानी दिल्ली के मतदान की तस्वीरें हैं। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो पहुंचे थे मतदान करने के लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ। आज के इस चुनाव की अगर बात की जाए तो कई दिग्गज जो हैं इस चुनावी मैदान में हैं और लगातार आपको सूरत हाल बता रहे हैं हम। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें नज़र आ रही हैं और कोशिश हम कर रहे हैं अमरिंद के साथ जुड़ने की। अगर उनसे हमारा संपर्क हो पाता है, आप बताएंगे राजधानी दिल्ली में भी किस तरीके की जो परिस्थितियां हैं वो नज़र आ रही हैं। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी को, जो उन्होंने अपना वोट डाला और उसके बाद इस वोटिंग मार्क को वो दिखाते हुए नज़र आए, जिससे जो और भी मतदाता हैं वो जागरूक हो सकें। और आइए अब रुक करेंगे दिवाकर का भी, झारखंड की खासतौर से दिवाकर बात की जाए। जैसा आपने कहा कि अब से पहले इस तरह की बातें ज़रूर होती थी कि जो ग्रामीण तबका है वहाँ ज़्यादा वोटिंग आती थी, लेकिन शहरी तबके में जो आपने बताया कि जो एक मुहिम है कि दिन भर मतदान जो है अभी तक सार्थक होती नज़र आ रही है और ख़ासतौर से लोगों में एक अलग ही उत्साह जो है वो भी देखा जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड के मतदाताओं में एक गजब का उत्साह हम सुबह से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ लोगों में उत्साह है और लगातार वो मतदान को लेकर अपनी मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम झारखंड की इन 4 सीटों की बात करें जहाँ पर आज मतदान हो रहा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है और शहरी इलाकों का सीट है। ये राजधानी रांची की सीट है, जमशेदपुर की सीट है, धनबाद की सीट है और गिरिडीह की सीट है। इन चारों सीटों पर अभी तक उत्साहजनक मतदान हुआ है। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये समीकरण है और यहाँ पर किस तरीके से जो चुनावी गणित पिछले चुनाव में रहा है, तो यहां पर एनडीए 4 सीटों पर पिछले बार जीतने में कामयाब हुई थी। 3 सीट बीजेपी जीती थी और 1 सीट जो उनकी सहयोगी पार्टी है आजसू पार्टी, वो जीतने में कामयाब हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस इलाके पर एक बार फिर जो एनडीए गठबंधन है वो कोशिश करेगा कि 4 सीटों पर वो अपनी कामयाबी को दोहराए। लेकिन एनडीए गठबंधन के साथ साथ इंडी गठबंधन जो है उसने भी लगातार अपनी तरफ से एक के बाद एक कैंपेन किया है। प्रियंका गांधी की रैलियां हुई हैं, सोनिया गांधी की रैली हुई है, तो तमाम ऐसे
नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी है, लेकिन जनता में सुबह से लगातार उत्साह। आप देखिए कि मतदान केंद्र में हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से लोग घरों से बाहर निकले हैं। और एक जो वोटिंग का अभियान है कि दिन भर मतदान, परिवार के साथ मतदान, तो वो एक जोश और उमंग यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। आपने मतदान किया, क्या सोच के किया है? हाँ, वोटिंग हमारा अधिकार है, बेसिक राइट्स है, तो राइट्स एंड ड्यूटीज बोथ गोज साइड बाय साइड, तो वोट करेंगे तभी तो। सोच कर आपने वोट, ठीक है, क्या सोचा आपने? हाँ, ये कि कल को मैं कंप्लेन ना करूं कि ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, मैंने अपना वोट दिया है। अपना वोट और दिया। मेरा फर्स्ट टाइम वोट था अभी। हाँ, तो वही मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस है, वो गवर्नमेंट जो आएगी वो सॉल्व करेगी, उसी सोच के वही वोट दिया है। तो देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है उनमें लगातार ये उत्साह दिख रहा है कि किस तरीके से मतदान करना है, और उसको लेकर लगातार लोगों ने अपना मतदान किया है और ये उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। क्या सोच के आपने वोट किया? ये मेरा राइट है, इसलिए मैंने वोट किया। मुझे कंट्री के लिए अपना योगदान देने का मौका मिला है, इसलिए मैंने वोट दिया। तो कंट्री के लिए अपना योगदान देने का ये अवसर है और लोकतंत्र के महापर्व में इसको सोचकर लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है और वो जोश और उमंग लगातार वो मतदान केंद्रों पर दिख रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये तस्वीरें पूरे झारखंड में जिन 4 सीटों पर आज मतदान हो रहा है वो लगातार सुबह से देखने को मिल रही है। जी मुकुल। जी बिल्कुल, लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल हमें देखने को मिल रही हैं, और जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी अब धीरे धीरे, क्योंकि जब 11 बजे की हम बात करें तो वोटिंग प्रतिशत जो है आने लगा है। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो करीब 21% से ज़्यादा का जो मतदान है वो यहाँ दर्ज किया गया है। ऋषि, आपके पास क्या कुछ ताज़ा जानकारी जो आंकड़ों की अगर खासतौर से बात की जाए मतदान प्रतिशत को लेकर अभी कुछ आई है? अपना कौन सा न्यूज़ है सर? जो लोगों में उत्साह देखने को मिला, बड़ी बड़ी कतारें देखने को मिली, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मतदान का जो प्रतिशत है वो सुबह जैसे कि 9 बजे तक हमने देखा था कि 9% के आसपास मतदान का प्रतिशत था। तो उसके बाद अब जो स्थिति है, आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन जो अभी जिस बूथ पर हम जैसे कि मौजूद हैं, मैंने आपको बताया था कि 15% मतदान इस एक बूथ पर है, दूसरे बूथ पर 12% मतदान है। इसी तरीके से बाकी जगहों से जो अभी हमने जो खुद जाकर जिन जिन बूथों को देखा था वहां पर 15% के आसपास अगर एक एवरेज निकाला जाए, क्योंकि कहीं कहीं पर 18% तक मतदान भी किसी किसी बूथ पर देखने को मिला। तो ये जो परिस्थिति है, क्योंकि तापमान के मामले में जो कश्मीर है वो बाकी के इलाकों में, जो देश के बाकी के इलाकों खासतौर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो गर्मी उससे वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों की कोशिश होती है कि सुबह सुबह मतदान में हिस्सा लेकर बाकी के अपने काम को निपटाया जाए। और इसी वजह से हमने यहाँ पर देखा था कि सुबह सुबह पुरुषों महिलाओं में जो लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, वो उसका एक यही कारण था। और ग्रामीण इलाकों में खासतौर से हमने देखा कि जो महिलाएं हैं वो सुबह सुबह ही मतदान करने को ज़्यादा प्रेफर कर रही थी। जी बिल्कुल, तो लगातार देखिए जो मतदान की प्रक्रिया है वो जारी है, और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर झारखंड बल्कि हमने आपको राजधानी दिल्ली का बताया जहां 21% से ज़्यादा जो मतदान है वो दर्ज किया गया है 11 बजे तक। जबकि बिहार की भी हम बात करें, वहां भी 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहां करीब 11 बजे तक 23% से ज़्यादा जो मतदान है वो दर्ज किया जा चुका है। और खासतौर से दिवाकर, जैसा आप बता रहे थे कि जो मतदान प्रतिशत है, लोग क्योंकि दिन भर आज मतदान अगर आएंगे, समय से आते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो इससे पहले बातें की जा रही थी कि भीषण गर्मी है, कहीं जो मतदाता हैं रुक ना जाएं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार मतदाताओं ने ठान लिया है कि जो पिछला मतदान प्रतिशत था उससे ज़्यादा इस बार करके दिखाना है। हमारे पास अभी 11 बजे तक का जो ताजा अपडेट आंकड़ा है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी हो गया है, और उसके मुताबिक 27.8% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। आप समझ सकते हैं कि झारखंड के लोगों ने शुरुआती 4 घंटों में ये दिखा दिया है कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें उनकी भागीदारी लगातार दिख रही है। और जो पिछला 2 चरणों में जिस तरीके से झारखंड के लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान किया है, वो इस बार भी छठे चरण में लगातार देखने को मिल रहा है। और शहरी के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में जो उत्साह रहता था वो उत्साह इस बार शहरी इलाकों में भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 4 सीटें हैं जिस पर हमेशा से ये लगता रहा है दाग कि जो राजधानी रांची की सीट है, फिर जमशेदपुर की सीट है, धनबाद की सीट है, इन तीनों सीटों पर हमेशा मतदान कम हुआ है। लेकिन इस बार जो शुरुआती 4 घंटों का आंकड़ा है वो निश्चित तौर पर संतोषजनक है। और इलेक्शन कमीशन ने जो मेहनत पिछले 3-4 महीनों में किया है कि लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का कैंपेन चलाया गया हो, चाहे मतदाताओं तक वोटर पर्ची पहुंचाने का काम किया गया हो, और जो बूथ
बूथ पर जो मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटी है उसकी सुविधाएं जो बहाल करने को लेकर कैंपेन चलाया गया था उसका असर मतदाताओं पर पड़ा है और गर्मी होने के बावजूद मतदाता घरों से निकले हैं और मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं मुकुल। और उसकी जो बानगी है वो लगातार झारखंड के सारे इलाकों से ये तस्वीर दिख रही है। सुबह समझ सकते हैं कि आप 6 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लाइन लग गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि मतदाताओं में अपने लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर कितना उत्साह, उमंग और जोश है वो झारखंड बानगी दिखा रहा है। जी मुकुल। जी, जाहिर तौर पर जो उत्साह है वो देखा जा सकता है और ख़ासतौर से पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा है वो भी हमारे पास आया है, जहाँ पर करीब 36% से अधिक जो मतदान प्रतिशत है वो दर्ज किया गया है 11 बजे तक। फिलहाल आजमगढ़ से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि जो समय है वो हो चुका है और 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो भी अब आने लगे हैं धीरे धीरे, क्या जानकारी मिल पा रही है अगर उत्तर प्रदेश के वोटिंग परसेंटेज की अभी तक हम बात करते हैं तो? शैलेंद्र, आपको आवाज़ मिल पा रही है हमारी? फिलहाल इन तस्वीरों में हम ज़रूर देख पा रहे हैं, लेकिन शैलेंद्र की जो आवाज़ है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। और लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से, देखिए जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर इस लोकतंत्र के पर्व, यानी ये जो पर्व है हमारा, जो उत्सव है, इस उत्सव में उनका जो उत्साह है वो देखा जा सकता है। अभी तक जिस तरीके से जो मतदान प्रतिशत निकल कर आ रहा है, और ख़ासतौर से अब से पहले जो ऋषि हैं हमारे संवाददाता जो कि जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, अनंतनाग राजौरी सीट से, और वहाँ का भी जो प्रतिशत है हमारे पास आ गया है, करीब 23% से ज़्यादा का जो मतदान है वो दर्ज किया गया है। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ना सिर्फ जब तस्वीरें जो हैं वो तो हमें दिख ही रही हैं, जो मतदाता हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन शायद अब थोड़ी सा जो तापमान है वो कुछ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो क्या उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है वहाँ पर? जी देखिए, निश्चित तौर पर बहुत कड़ी धूप है और तापमान तेजी से बढ़ रहा है और उसका एक असर दिख रहा है। पोलिंग बूथों पर कतारें नहीं है, सिर्फ हमारे पीछे जो आप पोलिंग बूथ देख रहे हैं यहाँ पर भी अब कोई लंबी कतार नहीं है, बस इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। बाकी आसपास के पोलिंग बूथ पर भी हम देख रहे हैं कि उतनी कतार नहीं है। ये ग्रामीण इलाका है उसके बावजूद, लेकिन ये है कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक हमने देखा कि लगातार लोग मतदान केंद्रों तक आए और कतारें भी देखने को मिली। सामान्य तरीके से मतदान जरूर चल रहा है, लेकिन अब बहुत धूप है तो थोड़ी सी इसमें मतदान की जो तेजी है वो रुकी है, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ी सी धूप कम होगी तो उम्मीद जरूर है कि और तेजी से मतदाता घरों से निकलेंगे। बिल्कुल सही बात है कि अब हम तमाम मतदान केंद्रों का दौरा करके आए हैं, थोड़ी सी अब मतदान की रफ्तार धीमी नजर आ रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन बावजूद इसके करीब 27% से ज़्यादा जो मतदान है वो 11 बजे तक उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो अपने मुद्दों को लेकर, जो राष्ट्रहित की हम बात कर रहे हैं, देश हित में कैसे जो मतदाता है वो अपना योगदान दे रहे हैं, तो वो भी एक अब नज़र आ रहा है जिस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ नजर आया। तो जी देखिए, इसी पोलिंग बूथ पर हमने 2 घंटे पहले देखा था कि बहुत लंबी कतारें थी। तो शुरू के जो 4 घंटे उसमें अच्छा खासा मतदान देखने को मिला है, न केवल आजमगढ़ बल्कि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें जहां पर आज मतदान हो रहा है। इसकी वजह यह है कि एक तीखी राजनीतिक लड़ाई भी हम देख रहे हैं। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले हमने देखा कि सभी प्रमुख दिग्गज नेताओं ने अलग अलग पार्टियों के जोरदार प्रचार किया था अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में, और चुनाव आयोग की तरफ से जो लगातार प्रयास किए गए हैं कि मतदान प्रतिशत बेहतर हो, पेयजल की व्यवस्था की गई है, टेंट लगाए गए हैं, गर्मी से बचने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर उसका भी एक सकारात्मक असर हम मान सकते हैं। और जनता के बीच एक उत्साह दिख रहा था मतदान को लेकर कि ये उनकी जिम्मेदारी भी है, और ये राजनीतिक तौर पर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है जहां इस चरण में मतदान हो रहा है, तो एक जागरूक। जी बिल्कुल शैलेंद्र, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी सीट की अगर बात की जाए, क्योंकि एक एक जो वोट है वो काफ़ी कीमती है, और लगातार जो कवरेज है वो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, बता रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस लोकतंत्र के महापर्व में किस तरीके से आम जनता जो है, जो मतदाता हैं, वो अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत लगातार आपको हम बता रहे हैं, जो 11 बजे तक के आंकड़े अभी तक निकल कर सामने आए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र के उत्सव में जहाँ दिल्लीवासी बढ़ चढ़ कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं पहली बार मतदान
करने आए युवाओं का जोश भी देखते ही बन रहा है। नई दिल्ली लोकसभा संसदीय क्षेत्र के निर्माण भवन मतदान केंद्र पर हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ खास बातचीत की। देश में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। इस महोत्सव में लगातार लोग अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और हम इस वक्त निर्माण भवन पर हैं, एक मतदान केंद्र वीवीआईपी मतदान केंद्र, जहां पर लगातार सुबह से लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और हमारे साथ वो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं और आपने फर्स्ट टाइम वोट किया? जी, मेरा नाम मधु है और मैं 23 इयर्स की हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम वोट है ये और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ आज अपने आप को कि हाँ मैंने वोट दिया है। मधु, ये बताइए कि आपने फर्स्ट टाइम वोट किया है, आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है। जब आप वोट करने आई तो वो कौन से मुद्दे आपके जहन में थे जिसको सोचकर आप वोटिंग स्थल पर गए और आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? कल रात बैठ के मैंने यही सोचा, कुछ रिफॉर्म्स और जो पहले पार्टीज़ को एनालाइज किया कि कौन सी पार्टी ने कितना वर्क किया हुआ है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने, किस तरीके से वो डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट सारी पार्टीज़ कुछ ना कुछ ऑब्वियसली कर रही है। नथिंग इज़ लाइक दिस कि हाँ एक पर्टिकुलर पार्टी हमारे देश के लिए सोच रही है, नथिंग इज़ लाइक दिस। तो बेसिकली मैंने उस पार्टी को वोट किया है जो हमारा अब तक जो चीज़ें थी दैट इज़ ओके, बट जो हमारा अपकमिंग फ्यूचर एटलीस्ट वो तो बेटर हो सके। वो इस तरीके से बेटर होगा जब हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, जब हमारा एजुकेशन जो है उसमें रिफॉर्म्स आएंगे, हमारी वुमेन्स जब सेफ फील करेंगे हमारे देश में। और यही चीज़ जो मेन टॉपिक्स है, यही है हमारा मेन टॉपिक। ये चीज़ें रही तो हमारे देश तो ऑटोमेटिकली ही जो है डेवलप कर जाएगा। और किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाएं ताकि जो बैकवर्ड बच्चा भी है वो आगे आके पढ़ सके, हमारे देश में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके। और एक इंडिविजुअल का मेन जो मुद्दा है ना वो ये है, एक इंडिविजुअल का जो वोट है वो हमारे कंट्री के भविष्य को बदल सकता है। तो लगातार जो मतदाता हैं वो देश हित की बात कर रहे हैं और अपना इसी मुद्दे पर लगातार मतदान भी कर रहे हैं। फिलहाल फर्स्ट टाइम वोटर्स को आपने सुना। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को, जिन्होंने अपना वोट डाला। छठे चरण के इस चुनाव की अगर बात की जाए तो वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली के हौज खास एनक्लेव में एमसीडी स्कूल मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया। इसी के साथ ही अगर बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य की हम बात करें तो प्रयागराज में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। इस बूथ पर पहुंचकर छठे चरण का मतदान चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 14 जो सीटें हैं उन पर ये वोटिंग जारी है। और जैसा हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में छठे चरण की 14 लोकसभा सीटों के लिए 162 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था तो लोगों की लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही थी। लेकिन जो मतदाता हैं उनके मुद्दे क्या हैं और कैसा है मतदाताओं में उत्साह, सुल्तानपुर के एक ऐसे ही मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव। सुबह 7 बजे से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। मतदान का समय 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। देख सकते हैं कि लंबी कतारों में युवा, वृद्ध, दिव्यांग, माताएं, बहनें, नारी बड़ी लंबी तादाद में सुल्तानपुर में मौजूद है। जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ, ये सुल्तानपुर की प्रतिष्ठित सीट का सबसे प्रतिष्ठित विद्यालय है, सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय, जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर सीधा मुकाबला है एनडीए गठबंधन प्रत्याशी भाजपा की मेनका गांधी और इंडिया ब्लॉक गठबंधन के राम भुवाल निषाद। सीधी लड़ाई है, त्रिकोणात्मक मुकाबला इस बार 2019 की तरह नहीं है 2024 में। देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इन 14 सीटों की अगर बात करें तो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही। इन सीटों की अगर बात करें तो देखें कि बड़ी संख्या में सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो दिव्यांग हो। मत प्रतिशत की अगर बात करें तो इन 14 सीटों पर 2019 में तकरीबन 54.58% मतदान हुआ था। सुल्तानपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 56% से ज़्यादा मतदान हुआ था। अगर देखें तो जिस तरीके से चौथे चरण, पाँचवें चरण के बाद लोगों के मतदान के क्रम में, बूथ पर आने के क्रम में इजाफा हुआ है, तो ये निश्चित तौर से उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोग मतदान का रिकॉर्ड बनाएंगे इन 14 सीटों पर। जो मतदान कर चुके हैं उनसे हम जानकारी भी हमने ली कि किन मुद्दों पर आपने मतदान किया। ये जो विकास के नाम पर
ये वोट दिया जा रहा है। एक अपील आप कर दें कि हमने अपना वोट दे दिया, आप भी घरों से निकलिए, अपना वोट करिए। आप लोग घरों से निकलिए जल्दी से जल्दी और आके वोट कीजिए। 7 बजे शाम तक वोट होता रहेगा, 6 बजे तक, तो आप ज़रूर आइए और अपना बहुमूल्य वोट देके देश के भविष्य में अपना योगदान दीजिए। क्या युवाओं के मन में है, क्या चल रहा है जब बूथ पे आ रहे हैं? ये देखते हैं यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, मतदान के लिए सबको बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। और दूसरा ये कि इस बार मतदान में एक जोश है युवाओं के प्रति कि देश का विकास जिस हिसाब से हो रहा है उसके लिए हमारा सबसे निवेदन है कि आकर के योगदान दें और मतदान करें। पहले मतदान फिर जलपान। देख सकते हैं लोगों का ये उत्साह है और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है। आम जनता जागरूक है, सचेष्ट है, वो अपील करती है आम जनमानस से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकले, इस चुनावी सरगर्मी में गर्मी के बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके अपने लोकतांत्रिक अधिकार का सर्वोत्तम इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, सुल्तानपुर। तो छठे चरण के लिए जो मतदान प्रक्रिया है वो जारी है, सुबह 7 बजे से ही, और अब हम देख सकते हैं जो मतदान प्रतिशत है उसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की अगर बात की जाए तो इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री आज बिहार में 3 और उत्तर प्रदेश में 1 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज पटना, काराकाट और बक्सर में चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शाम में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह कांगड़ा और ऊना में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वहीं अमित शाह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। साथ ही विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो जनता को लुभाने के लिए बिना कोई कसर छोड़े जोर शोर से ये पार्टियां प्रचार में जुटी हैं। इस क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हिमाचल के शिमला में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी पंजाब के अमृतसर में रैली करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव वाराणसी के दुर्गाकुंड से लेकर रविदास घाट तक रोड शो के जरिए जनता से संपर्क करेंगी और गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। रोड शो के बाद प्रियंका गांधी गोरखपुर में एक संयुक्त जनसभा को भी संबोधित करेंगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी से मायावती भी उत्तर प्रदेश की गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में रैली करेंगी। और आइए बात करते हैं आर्थिक मोर्चे पर जो बेहतर खबर आ रही है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2024 और 25 में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में तेजी बने रहने की बात कही है। भारत में निर्मित उत्पाद की घरेलू मांग के साथ विदेशों में भी बढ़ती हुई मांग से देश की मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र की रफ्तार बनी रहेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में तेजी के साथ साथ महंगाई दर में भी भविष्य में कमी आएगी। वहीं वैश्विक उथल पुथल का भारत की महंगाई दर पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस साल अप्रैल महीने में महंगाई दर पिछले 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर यानी 4.83 पर पहुंच गई थी। सरकारी प्रयासों के कारण महंगाई दर को कम करने में मदद मिली है, यानी इसको नियंत्रित किया जा रहा है। और बात करते हैं खेल की खबरों में। आईपीएल को लेकर सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के फाइनल में जगह बना ली है। कल रात खेले गए दूसरे क्वालिफायर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रन से हराकर खिताबी मैच जो है उसमें फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 175 रन बनाए थे। हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासन ने 34 गेंद पर 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 139 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। हैदराबाद के लिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे स्पिनर शहबाज अहमद ने बेहतरीन गेंदबाजी की। शहबाज ने 3 विकेट लिए और राजस्थान की पारी जो है उसी की बदौलत लड़खड़ा गई। अब खासतौर से कल होने वाले खिताबी मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स से होगी। और वहीं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगी। अंतिम साल में सिंधु का सामना थाईलैंड की बुसानन से होगा। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में सिंधु ने चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हान युई को 21-13, 14-21 और 21-12 से हराया था।
और वहीं कुवैत के खिलाफ 6 जून को होने वाले विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के लिए भारत की 27 सदस्यीय फुटबॉल टीम का ऐलान कर दिया गया है। फॉरवर्ड पार्थिव गोगोई और डिफेंडर मोहम्मद हम्माद को चोट के कारण टीम से बाहर रखा गया है। इस मुकाबले में अनुभवी स्ट्राइकर सुनील छेत्री अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने उतरेंगे। छेत्री ने भारत के लिए सर्वाधिक 94 गोल किए हैं। ये उनका 151वां मैच होगा। भारतीय टीम जीत के साथ उन्हें विदा देना चाहेगी। और खासतौर से अगर बात की जाए आर्थिक मोर्चे पर जो लगातार बेहतर खबरें आ रही हैं, वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में तेजी बने रहने की बात कही है। भारत में निर्मित उत्पाद की घरेलू मांग के साथ विदेशों में भी बढ़ती हुई मांग से देश की मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र की रफ्तार बनी रहेगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में तेजी के साथ साथ महंगाई दर में भी भविष्य में कमी आएगी। वहीं वैश्विक उथल पुथल का भारत की महंगाई दर पर किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस साल अप्रैल महीने में महंगाई दर पिछले 11 महीने के सबसे निचले स्तर पर 4.83% रही थी। सरकारी प्रयासों के कारण महंगाई दर को कम करने में अभी तक मदद मिली है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।